नमस्कार। तो आज स्वामी जी हमारा जो लेक्चर है, टॉपिक है, वो जैसे आपको पता ही है, लेक्चर नंबर 3 है और ऑफिशियल लेक्चर नंबर 234 है और हमारा चल रहा है कंटिन्यूस में है लिमिटेशन एक्ट। आज हम इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें लिमिटेशन एक्ट ना कह के लिमिटेशन एक्ट की वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें लिमिटेशन एक्ट कई बार बढ़ भी सकता है। जैसे सेक्शन 5 की मैंने परिस्थिति बताई थी इससे अगले लेक्चर में कि न्यायालय भी आपको थोड़ी बहुत छूट दे सकती है, लेकिन वो जो थी वो अधिकतर रिवीजन में या एग्जीक्यूशन में थी। यहां वाद की बातें कर रहा हूं कि मुकदमे के अंदर आपको कितनी छूटें मिल सकती है। देखिए, आपको बहुत सारा लॉ आता है, आप एक अच्छे वकील हैं या एक अच्छे छात्र हैं, लेकिन सिविल लॉ में ये 15 सेक्शन का एक्ट इसका नाम है लिमिटेशन एक्ट आपको नहीं पता, तो आप समझो आपको बहुत कुछ नहीं पता। बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत सारे एक्ट पता है, लेकिन इस एक्ट का नहीं पता, ये बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि ये एक्ट आपके मुकदमे को दायर करने का टाइम निर्धारित करता है। अर्थात आप कौन सी परिस्थिति में कब मुकदमा दायर कर सकते हैं। यदि मुकदमा दायर करने का समय नहीं पता आपको कि मुकदमा आपका किन परिस्थिति में कोर्ट में स्टैंड करेगा, क्योंकि ये केस ऐसे हैं, ये एक्ट ऐसा है जिसमें आपका पहली डेट पे ही मुकदमा खारिज हो जाएगा। और तो और मैं समझता हूं कि यदि जज साहिब, वैसे तो सारे इंटेलिजेंट होते हैं, जज साहिब बहुत ही नॉलेजदार है, वैसे सारे नॉलेजदार हैं मैं नहीं कह रहा, और बहुत एक्टिव हैं, सारे एक्टिव हैं, तो हो सकता है ये आपका वो मुकदमा वो कोर्ट में धरते ही खारिज करते हैं पहली। और तो और जो कोई बाबू हो और जो ऑब्जेक्शन लगाता है वो वही लिमिटेशन पे आपको देख ले तो वो लिमिटेशन एक्ट पे उड़ा देगा आपका मुकदमा। तो हम उन स्थितियों पर वर्णन करेंगे धारा 18 की, जहां कुछ परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में लिमिटेशन फिर बढ़ जाता है। उदाहरण है, समझिएगा तो कौन से धारा 18 क्या कहती है। एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन थ्रू एक्नॉलेजमेंट। किसी आदमी को आपने पैसा दिया, आपके 3 साल निकल गए, पैसा ड्यू नहीं है, खत्म हो गया पैसा आपका, लेकिन फिर वो लिख के देता है आपके 3 साल पूरे होने से पहले, अर्थात जब आपके 3 साल में पूरे होने में केवल 2 महीने रह गए थे, वो लिख के देता है कि मेरे पास श्रीमान जी आपके पैसे देने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है और मैं आपको जो है पैसा मेरे पास आने वाला मैं तुरंत दे दूंगा। उस समय आपके केवल 2 महीने बाकी थे, वो लिख के दे देता है, अर्थात एक लिखित में वो ऐसा दे देता है और डेट डाल देता है और हस्ताक्षर कर देता है। तो आपका लिमिटेशन का जो पीरियड है वो उस एक्नॉलेजमेंट से चालू हो जाएगा, अर्थात लिमिटेशन पीरियड बढ़ जाएगा। पैसा आपने कब भी दिया हो, अर्थात 3 साल पहले दिया हो, लेकिन वो लिख के दे रहा है, तो एक्नॉलेजमेंट के द्वारा भी आप उस 3 साल, आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन की काउंटिंग स्टार्ट होगी वो इस डेट से चालू होगी, अब जो उसने लिख के दिया है, ना कि उस डेट से जो आपने उधार दिया है। जब उस डेट को, लास्ट डेट को स्वीकार करता है कि मैं उस दिन दे दूंगा, तो जरा सा इसको मैं पढ़ता हूं, जरा सा आप सुने। एक्नॉलेजमेंट से अभिप्राय संपत्ति या अधिकार विषय किसी दायित्व के स्वीकार किए जाने से है। जहां कोई कर्जदार, देखिए ये और समझ ले कि कौन सी परिस्थितियां, कोई कर्जदार अथवा विपक्षी किसी ऋण अथवा संपत्ति विषय अपने दायित्व को स्वीकार करता है, वहां परिसीमा की दृष्टि से समय का जाना ऐसी एक्नॉलेजमेंट की तिथि से माना जाए।
अभी स्वीकृति से माना जाएगा। विशेषता क्या है इसकी, जरा देखें। एक तो संपत्ति का ऑब्लिक ऋण अथवा अधिकार संबंधित दायित्व को स्वीकार करता है कोई आदमी। आपकी संपत्ति है, आपका कर्जा है, आपका ऋण है, आपका कोई अधिकार है, उसको स्वीकार करता है। आपको लिमिटेशन बढ़ जाएगा। लिखित में करता है, हस्ताक्षरित करता है, लेकिन यहां बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कर्ता उस लिमिटेशन पीरियड में है जो लिमिटेशन पीरियड इसमें एक्ट में दिया हुआ है। सपोज करो एक आदमी ने आपको आज से 3 साल पहले लोन दिया, पैसा दिया, 2 लाख रुपए का, उसने कोई मुकदमा नहीं डाला, उसके 2 महीने पैसे ले रहने के रहने, उसको 3 साल में मुकदमा डालना है। वो आपके पास आता है, आपसे कहता है कि भाई, मतलब जब उसका टाइम खत्म हो रहा है, उससे 2 महीने पहले आता है, कहता है कि भाई मेरा पैसा दे दे, नहीं तो मैं मुकदमा डाल लूं। सपोज करो, उदाहरण है। वो लिख के देता है आपको कि भाई साहब, मैं जो है आपका जो पैसा मैं मानता हूं है, और मैं वादा कर रहा हूं इतने दिन बाद तुम्हें दे दूंगा, और उस पर दस्तखत करके आपको दे देता है। तो फिर लिमिटेशन उस एक्नॉलेजमेंट से चालू होगा। ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट की बात है, और एक अच्छे एडवोकेट की नॉलेज में इसका होना बड़ा अनिवार्य है। तो एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग सूट थ्रू एक्नॉलेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल भी समझा देता हूं आपको एक बार। देखिए, मुझे सेक्शन समझाने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन आपके जहन में ऐसी तरीके से सेट हो जाएगा अगर आप वीडियो को ध्यान से सुने तो, और नहीं सुने तो कोई बात ही नहीं, दुनिया नहीं सुन रही। अगर आप बिना सुनेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। जिसे सीखना सीख ले, नहीं सीखना नहीं सीख ले, अपना तो टाइम गया, काट लिया। अर्थात ऐसी अभी स्वीकृति नए परिसीमन काल का उद्भव करती है। ऐसा एक्नॉलेजमेंट नए परिसीमन काल का उद्भव करता है। सेक्शन 18 एग्जाम्पल है, एक आदमी के 5/5/2010 में किसी व्यक्ति पर 5 लाख रुपए मांगता है उससे। वो कहता है, एक एक्नॉलेजमेंट करता है 2 साल बाद, कहता है कि उसका पैसा आने वाला है, जब आ जाएगा तब दे देगा। ऐसी परिस्थिति में गणना उस तारीख से होगी जब वो वादा करता है, लेकिन लिखित में वादा करता है, और आपका पीरियड 3 साल का उसमें बाकी था, तो आपका क्या हो गया, पीरियड 5 साल का हो गया। तो ये एक्नॉलेजमेंट के द्वारा भी आपका अधिकार पैसे का वाद दायर करने का बढ़ सकता है। सेक्शन 19 ऋण या लेखा। अकाउंट है आपका, कोई पैसा देना किसी पे है, उसके विषय में भी धारा 19 एक को बंद करती है। वो क्या कहती है, जरा सुनने। जहां की कर्ज या वसीयत संपदा के संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा या उसके प्रतिनिधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा कोई संदाय उस ऋण या वसीयत के ब्याज लेके के मार्फत विहित काल के अवसान से पूर्व किया जाता है। वही वाली कंडीशन है, आपके पास लिमिटेशन का टाइम है, उससे कुछ दिन पूर्व कोई उस ब्याज वगैरह का पेमेंट करता है, वहां उस समय से जब पेमेंट किया गया है नया परिसीमन काल स्टार्ट होगा। यदि आपका कोई संपत्ति है, कोई कर्ज है या कोई वसीयत है और उससे बारे में कोई पेमेंट ड्यूज है, लेकिन वो पीरियड निकला जा रहा है आपका, लेकिन उस दौरान में ही लास्ट मोमेंट पे
वो आपको कोई पेमेंट कर देता है, तो उस पेमेंट से ही, की देनदारी से ही आपका जो है एक फर्दर 3 साल का राइट या 5 साल का, 10 साल का, जो भी राइट जो इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया, वो राइट और बढ़ जाएगा। तो धारा 19 कर्ज और वसीयत संपदा के बारे में ऐसा उपबंध करती है। अब सेक्शन 20 क्या कहता है? किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट का प्रभाव, या तो कोई अन्य व्यक्ति प्रतिवादी की जगह अभिस्वीकृति अर्थात एक्नॉलेजमेंट कर ले या पेमेंट कर दे, तो उसका क्या प्रभाव होता है? वो व्यक्ति कौन कौन, अन्य व्यक्ति कौन कौन हो सकते? एक तो ये लीगल गार्जियन हो किसी का, किसी आवश्यक पे आपका पैसा हो, कोई सुपरदार हो जिसको आपने माल दिया हो, वह वादा कर ले कि भाई दे दूंगा, कोई प्रबंधक हो, कोई प्राधिकृत अभिकर्ता हो, ऐसा पेमेंट कर दें या एक्नॉलेजमेंट कर दें, तो ऐसी स्थिति में भी आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और शेड्यूल कैन बी इंक्रीज्ड, मे बी इंक्रीज्ड, यदि ऐसी अभिस्वीकृति संदाय करते हैं, यदि अभिस्वीकृति या पेमेंट करते हैं, उसका वही प्रभाव है जैसे उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय। ऐसे मामले अधिकतर आवश्यक की स्थिति में या उसके संरक्षक द्वारा ऐसी अभिस्वीकृति के बारे में बताने का प्रावधान करते हैं। धारा 21 के ऊपर और भी प्रकाश डालें। देखिए 18, 19 बताएंगे आपको, 19 के बाद फिर 20 बताएगी, 20 में वही बातें बताई गई, उसमें प्राधिकृत अधिकारी और बढ़ गया। अब क्वेश्चन श्रीमान जी आता है आपका, इंपॉर्टेंट है। आप मुकदमा डाल देते हैं, कुछ लोगों को पक्षकार बनाते हैं, कुछ को नहीं बनाते। आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद याद आता है कि भाई इस आदमी को पार्टी और बनाना चाहिए। उस समय सद्भावना पूर्वक आप उसे नहीं बनाते। देखो वर्ड को ध्यान रखना, सद्भावना पूर्वक वर्ड बोला मैंने, और न्यायालय में बना लेते हैं, तो आपका लिमिटेशन पीरियड उसी डेट से माना जाएगा जिस दिन से वो पार्टी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी या न्यायालय उसमें संशोधन का अधिकार देगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, आपका मुकदमा पहले से डाला हुआ होना चाहिए। आपने वाद जो है वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर डालना चाहिए। देखिए ये ऐसी वो विधियां हैं जो आपकी बहुत कारगर हैं और लॉ के स्टूडेंट के लिए बहुत, एक्चुअली क्या होता है, सच्चाई बताता हूं मैं आपको, मैं भी लॉ का स्टूडेंट रहा हूं। करत करत अभ्यास की जड़ मत होए सुजान। आदमी करते करते इंटेलिजेंट होता है। जब हम लोग एलएलबी करते थे तो ये लिमिटेशन एक्ट वगैरह को इसे कुछ मानते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे, पढ़ते ही नहीं थे। क्या पढ़ लिया, पास होना है, आईपीसी पढ़ ली, सीआरपीसी पढ़ ली, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ ली, लॉ ऑफ ट्रांसफर पढ़ लिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ लिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ लिया, या कॉन्ट्रैक्ट के साथ में सेल्स ऑफ गुड एक्ट से लगा तो एक एक्ट छोड़ दिया, एक एक्ट पढ़ लिया। लेकिन क्या होता है, उस समय हमें कोई ये नहीं बताता कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। बस हमारा उद्देश्य सिर्फ एग्जामिनेशन में पास होने का होता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हम पता लगता था नहीं हमारी इंपॉर्टेंट क्या है, और वहां खड़े होकर हम बगले झाँकते हैं और हम सोचते हैं कि यार कुछ भी नहीं सीखा हमने तो। एक एलएलबी करा हुआ स्टूडेंट जब कचहरी में जाकर खड़ा होता है तो ये अनुभव करता है कि यार तुझे तो कुछ भी नहीं आता, तुझसे तो मुंशी जी ज्यादा जानते हैं।
ये स्थिति क्या है कि मैं तो कहता हूं जिस दिन कोई बच्चा एलएलबी में एडमिशन ले, वो उस दिन से कचहरी जाना चालू कर दे। और माँ बापों को भी चाहिए कि जिस दिन एडमिशन दिलाएं उसी दिन किसी सीनियर एडवोकेट्स के हाथ में अपने बच्चे का हाथ दे दें, लेकिन जनाब हमारे बच्चों को कुछ सिखाओ, क्योंकि वो पीरियड ऐसा होता है आपका सीखने का पीरियड होता है, उस समय आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और क्योंकि एलएलबी करके निकलोगे तब तक 3 साल हो चुके होंगे, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जाएंगी। और वकालत की कैसा प्रोफेशन है जैसे 5-7 साल कम से कम घर से बैठ के खाना पड़ता है। 7 साल तक आपको कोई आदमी अपना केस नहीं देता, देता भी नहीं कि आप कर भी नहीं सकते। कम से कम 5 साल कहता हूं मैं कम से कम 5 साल मानता हूं, और वो भी कम से कम अच्छा गुरु मिले। अच्छा गुरु मिले तो 2 साल में भी चालू हो सकते हो, क्योंकि 1 साल तो 6 महीने तो आजकल रजिस्ट्रेशन में लग जाते हैं, साल भर तो रजिस्ट्रेशन में लग जाता है। उसके बाद एलएलबी का एग्जाम देना पड़ता है, आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपको एग्जाम फॉर प्रैक्टिस देना पड़ता है, तो इसमें 6-7 साल चले जाते हैं। बेटर पोजीशन क्या है कि आदमी जैसी एलएलबी में एडमिशन ले वैसी कचहरी जाना चालू कर दे, तो जब तक एडमिशन पूरा होगा तब तक आप वाद दायर करने योग्य बन जाएंगे। एग्जीक्यूशन क्या होता है ये पता लग जाएगा, लिमिटेशन एक्ट क्या होता है ये पता लग जाएगा, कोर्ट फीस एक्ट क्या होता है पता लग जाएगा, अदरवाइज नहीं पता लगेगा। पता लगा 3 साल एलएलबी करने में लग गए और 4 साल इसको समझने में लग गए, तो गए 7 साल, 3 वो गए 5 वो चले गए, 8 साल जिंदगी कैसे चले गए, और एलएलबी करके कमाया कुछ नहीं। रॉयल फैमिलीज का काम है ये, ऐसा नहीं है जिसके माँ बापों के पास पैसा हो खिलाने के लिए उसी को अपने बच्चे को एलएलबी में एडमिशन दिलाना चाहिए। एकदम पैसा नहीं कमाया जाता इस प्रोफेशन से, और फिर पैसा कमाना नहीं, इसमें तो लोगों की मानव सेवा भी बहुत बड़ा उद्देश्य है। न्यायवादी तो ये मैंने बताया सेक्शन 21 आपने मुकदमा डाला, भूल चूक मैं पढ़ देता हूं। जब वाद दायर करने के बाद न्यायवादी या प्रतिवादी जोड़ा या प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तब वाद में ऐसे व्यक्तियों के पक्षकार बनाए जाने की तिथि से दायर किया गया माना जाएगा। अर्थात यह माना जाएगा कि आपका लिमिटेशन उसी डेट से चालू होता है जिस दिन से न्यायालय ने आपको उस व्यक्ति को पार्टी बनाने की अनुमति दी। लेकिन पक्षकार न बनाना पहले जब आपने मुकदमा डाला पक्षकार न बनाए, वो सद्भावना पूर्ण भूल का परिणाम था। अब सद्भावना पूर्ण भूल क्या थी ये न्यायालय देखेगा। जब आपको वो अनुमति दे रहा है फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज में, ऐसी परिस्थितियों के में पश्चातवर्ती स्टेज पर भी ऐसे व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जा सकता है। अभी चलिए, अभी टाइम है थोड़ा सा हम पे 22 सेक्शन 22 और देखिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और टॉर्ट के मामले में जो ऑफेंस है वो ऑलवेज कंटिन्यूइंग रहता है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और टॉर्ट में कंटिन्यू रहता है, ये भी आप ध्यान रखें। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कंटिन्यूइंग ब्रीच और टॉर्ट में उस स्थिति में भी परिसीमा काल चलता रहता है जब जब ऐसा ब्रीच या टॉर्ट होता रहता है। अर्थात कंटिन्यूइंग ऑफेंस में ब्रीच चलता रहता है, वो आपका गणना काल चलता रहता है। एक आपको लास्ट सेक्शन है 25, ईजमेंट्री राइट। व्हाट इज द ईजमेंट्री राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट, ईजमेंट। 3 प्रकार के राइटों का ईजमेंट्री राइट होता है।
प्रकाश, वायु, प्रवेश और उपयोग। आप किसी रास्ते से रोज गुजरते हैं और 20 साल से गुजर रहे हैं। आपके मकान पर किसी दिशा से रोज हवा, धूप आती है। आपकी खिड़की खुली है उधर, 20 साल से आप उसका उपभोग करते चले आते हैं। कोई आपको रोकता नहीं है उसके लिए। वायु है, प्रवेश है, किसी रास्ते से गुजरते हैं। मार्ग है, जल सारणी है, या जल का उपयोग है, किसी नदी का या कुएं का पानी आप पीते चले आते हैं, या अन्य कोई सुखाधिकार जिसे कहते हैं, ईजमेंट्री राइट, सुखाधिकार। 20 वर्षों तक आप शांतिपूर्वक लेते चले आते हैं, कोई उसमें आपके बाधा नहीं डालता, तो ये चिर सुखाधिकार हो जाता है। फिर ये आपके राइट में शामिल हो जाता है। आप इसको क्लेम कर सकते हो कोर्ट के अंतर्गत, लेकिन 20 साल इसके कंटिन्यूस होने चाहिए। अब वो कैसे, कब से काउंटिंग होगी आप समझ लें, जब 20 साल कैसे काउंटिंग होगी। लेकिन सरकारी संपत्ति के मामले में ये अवधि 30 साल होती है। अगर आपका 30 साल से किसी जगह पर कब्जा है तो समझो आप ही मालिक हो गए। किसी सड़क से आप गुजर रहे हैं 30 साल से और सरकार ने आपको रोका नहीं और सरकारी जगह थी वो जमीन, तो आप क्लेम कर सकते हो, सर इट इज माई ईजमेंट्री राइट था इधर से गुजरना मेरा। तो ये सेक्शन 25 में ये ईजमेंट्री राइट के बारे में बताता है। तो ऐसा अधिकार आपका एक अजय अधिकार हो जाता है जो आपको प्रदान किया जाता है। ये एक्ट हमारा लिमिटेशन एक्ट आपको प्रदान। देखिए एक एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुकदमा डालने जा रहे हैं तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए इस एक्ट की। चलिए सर, ये 2 सेक्शन तो मैंने बताने की कोशिश करी। एक और भाई साहब ऐसा है सेक्शन, कई बार हमारे दिमाग से उतर जा, हमें पता, हम सोच रहे कि नहीं है सेक्शन, एक और निकल आया। भूल जाए हम भी बहुत, क्योंकि एक एक्ट हो तो बात रहे, तो 20 हिंदुस्तान में हजारों एक्ट होंगे। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो मानता हूं कि वो जब भी किसी नई बात पर निर्णय देते हैं तो पूरे एक्ट का पोस्टमार्टम कर देते हैं। पोस्टमार्टम से मेरा मतलब ये नहीं होता कि हड्डी पड्डी काटनी वाटनी, एक उदाहरण होता है। मतलब उसके एक एक छंद, एक एक फुल स्टॉप, कॉमा की व्याख्या कर देते हैं। पोस्टमार्टम मतलब व्याख्या से मतलब है, क्योंकि पोस्टमार्टम तो डेड बॉडी का होता है, कानून की व्याख्या होती है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट एक एक पहलू को स्पष्ट करके दे देता है। लेकिन क्या है, ये उनका एक्सपीरियंस है जजेस का, उनकी इंटेलेक्चुअलनेस है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, और उसके बाद भी उनके कई बार निर्णय दूसरे जो बाद पश्चातवर्ती जज आते हैं उनके द्वारा भी खंडित हो जाते हैं। अर्थात ये नहीं कि वो निर्णय गलत था, कई बार व्याख्याएं कोई कुछ समझ के करता है, कोई कुछ समझ के, लेकिन व्याख्याएं जो करते हैं उस समय भी करते हैं वो बड़ी लॉजिकल लगती है। चलिए एक और आगे बात करते हैं। सेक्शन 29 की टाइम रह गया, खत्म होने वाला। यदि किसी स्थानीय विधि या विशेष विधि में परिसीमन काल दिया हुआ है, यहां और समझ लिया, यदि किसी स्थानीय विधि या विशेष विधि में लिमिटेशन अलग से दिया हुआ है तो वो लिमिटेशन लागू होगा, इस एक्ट का लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा उसमें। जैसे बहुत से एक्ट अब जब देखेंगे, देखिए समस्या आती तो पता लगता है। अगर स्पेशल विधि में कहीं और छूट दी हुई है तो वो छूट आप प्रवेल कर सकते हैं, और नहीं दी हुई है तो भाई। अब देखिए मैं बताता हूं, फौजदारी के वादों में हमारे लिमिटेशन एक्ट है, 468 सेक्शन है पुरानी सीआरपीसी का,
उसमें लिखा है कि 3 साल तक के अंदर जो मुकदमा आ जाना चाहिए आपका, जिसमें 3 साल तक की सजा है। अगर केवल जुर्माने का तो 6 महीने में मुकदमा दायर हो जाना चाहिए। अगर 2 साल तक की सजा का मुकदमा है तो साल भर के अंदर, और 3 साल की सजा का है तो 3 साल के अंतर्गत। लेकिन 3 साल से ऊपर की लिमिटेशन नहीं दी है। जिसमें 3 साल से ऊपर की सजा है उसमें लिमिटेशन कुछ नहीं है। उसमें जब चाहे तब हो सकता है लिमिटेशन, कभी भी मुकदमा डाला जा सकता है, अपराध होता है, भले ही कभी भी पता लगे तब भी हो सकता है। लेकिन केवल 3 साल तक की सजा तक के बारे में तो बंद करता है वो एक्ट, लेकिन बाद में लिमिटेशन अनलिमिटेड कर देता है। देखिए लिमिटेशन क्या है, ये एक एक्ट के द्वारा, कानून के द्वारा लगाई गई कुछ बंदिशें हैं, आपके अधिकार को मना नहीं करती हैं। ये एक्ट केवल आपके उपचार को मना करता है। ये एक्ट ये तो मानता है ये एक्ट कि हाँ आपने कर्जा दिया उसने वापस नहीं दिया, लेकिन ये कह सकता है कि कानून जो आपको उपचार दे सकता है वो इस समय तक दे सकता है। तो अर्थात हमें अपने उपचार लेने के लिए, अपने अधिकार को मांगने के लिए सतत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, अधिकार को छोड़ना नहीं चाहिए। अब चलिए आगे बात करते हैं। जरा सा लिमिटेशन एक्ट में मैंने आपको बताया कि किताब के पीछे एक सूची दी गई है, उसे जरूर देखें, लेकिन कुछ लिमिटेशन मैं आपको यहीं बता देता हूं। मेरे पास 3 मिनट है, 3 मिनट में मैं कर दूंगा इसको। अगर आपके अकाउंट से संबंधित कोई मामला है तो जिस दिन वो आपकी नोटिस में आता है या फाइनल होता, जिस दिन फाइनल आपका होता है, लिखा अकाउंट है, 3 साल के अंदर मुकदमा आप डाल सकते हैं उसके बारे में। कोई कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित वाद है आपका, जो कॉन्ट्रैक्ट में आपका पीरियड दिया हुआ उस तक मुकदमा डाल सकते हैं, या उसके 3 साल बाद तक मुकदमा डाल सकते हैं। डिग्री और लिखित संबंधी, इस बारे में मैं, क्योंकि डिग्री के बारे में 1 साल की लिमिटेशन शायद मैंने देखी थी, ये मुझे कंफ्यूज हो गया, इसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको इस समय। स्थावर संपत्ति संबंधी कोई वाद है आपका तो 3 वर्षों में डाल सकते हैं। निकाल लेता हूं जरा सा एक बार एक्ट को। कई बार ये लिमिटेशन एक्ट हमें भी, कई बार ये चीजें बारीक होती हैं, अगर गलत बता दी गई तो उद्देश्य फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यहां ये कहता है लेखा संबंधी जितने भी हैं 3 साल, कॉन्ट्रैक्ट संबंधी जितने भी हैं 3 वर्ष, कॉन्ट्रैक्ट संबंधी 3 वर्ष, डिक्लेरेटरी निकाली गई या रजिस्ट्री लिखित को कूट रचना घोषित करने के लिए, अगर रजिस्ट्री वगैरह किसी को कर ली है तो नकली घोषित करानी है, या अन्य घोषणा कोई प्राप्त करनी है न्यायालय से कि सर इसे डिग्री को आपस करो, इसे कैंसिल करो, 3 साल। डिग्री और लिखित संबंधी, लिखित या डिग्री को रद्द या आपस करने के लिए या संविदा को विखंडित करने के लिए, जबकि वादी को पहली बार पता लगे जिसने लिखित डिग्री को रद्द या आपस या संविदा को विखंडित करने का हक उसे प्राप्त होता है, 3 वर्ष। स्थावर संपत्ति वाद, स्थावर संपत्ति संबंधी वाद 3 वर्ष। बंधक द्वारा 30 वर्ष। बंधकित संबंधी, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी वगैरह पर कब्जा कर रखा है, 12 साल। स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए, स्थावर मींस मूवेबल नहीं, इमूवेबल। स्थावर, ये सारी जो बता रहा हूं मैं, स्थावर, मूवेबल, इमूवेबल।
कब्जा वगैरह कर लिया है 12 साल। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 3 वर्ष। खोई हुई, चोरी से, बेईमानी से किए गए और सब, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को धोखाधड़ी कर लिया है, मतलब वो वैसे कर लिया, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में 3 साल। टॉर्ट संबंधी, टॉर्ट क्षतिपूर्ति के बाद 1 वर्ष टॉर्ट कर दिया आपके साथ, 1 वर्ष। कहीं कहीं 2 वर्ष भी है, कहीं कहीं 3 भी है, लेकिन 1 वर्ष मान के। ट्रस्ट, ट्रस्ट के बारे में 12 साल, 12 वर्ष। और कोई कई के जगह पे कोई लिमिटेशन नहीं है ट्रस्ट के मामले में। अब आगे बहुत सारे हैं, लेकिन चलो अब लास्ट हो गया, 31 मिनट हो गए, मेरे पर टाइम नहीं रहा भाई साहब बताने का। आपको इतना बता दूं, ये लास्ट वाले शायद 32 का 35 मिनट में हो, ये बताना चाहिए। सरकार, फौजदारी का मुकदमा है और किसी को बरी कर दिया गया है, तो सरकार को उसकी अपील करने के लिए 90 दिन का समय मिलता है। सरकार को रिवीजन करने के लिए 90 दिन का समय मिलता है। लेकिन वहीं यदि कोई व्यक्ति को सजा हो गई है तो उसको अपील करने के लिए 30 दिन का समय मिलता है। उच्च न्यायालय में, अब ये चल रहा सिविल, ये तो क्रिमिनल बताया, अब ये सिविल बता रहा हूं। उच्च न्यायालय में कोई डिग्री या आदेश करना है, उच्च न्यायालय में किसी डिग्री या आदेश के खिलाफ अपील करनी है तो 90 दिन का समय होता है साधारण आदमी के पास में। किसी अन्य न्यायालय में अगर करना है, जिला जज के न्यायालय में करता है तो 30 दिन होता है लिमिटेशन पीरियड। अगर किसी की मृत्यु हो गई है और वारिशान कायम करने तो 90 दिन का लिमिटेशन है। रिवीजन इन सिविल और क्रिमिनल केस, अगर पार्टी प्राइवेट है तो रिवीजन सिविल का हो या क्रिमिनल का हो 90 दिन का समय मिलता है। डिग्री निष्पादन, कब्जा के परिधान के लिए 1 वर्ष का समय मिलता है। जब कोई व्यवस्था इन सूची में नहीं है, जब कोई परिस्थिति ऐसी है जिसकी जो इस सूची में इसका वर्णन नहीं है तो उसमें 3 साल। तो ये था एक्ट ऑफ लिमिटेशन। मैंने कोशिश की बताने की, समझाने की। आपको कितना समझ में आया या नहीं आया ये परमात्मा जानता है। अच्छा, नमस्कार, जय हिंद।